Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. Dear students, I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, we are on the third characteristic of literature. I have explained above two, and if you have not watched the video, go through them and watch sequentially. Third characteristic of literature arising directly from the other two is its permanence. पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आर्टिस्टिक बताया था, दूसरा सजेस्टिवनेस बताया था, तीसरा है परमानेंस। तीसरी जो क्वालिटी है वो है परमानेंस। और ये परमानेंस से जो क्वालिटी निकलती है वो निकलती है वो पहले जो टू हमने बताए हैं यानी उनसे। द वर्ल्ड डज नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ रोटी से नहीं चलती है। नॉट विद स्टैंडिंग इट्स हरी एंड बसल एंड अपरेंट एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल थिंग्स इट डज नॉट विलिंगली लेट एनी ब्यूटीफुल थिंग पेरिश। तो ये दुनिया सिर्फ ब्रेड से नहीं चलती है, बावजूद इसके भी कि जो इस परमानेंस की जो क्वालिटी है वो देखेंगे, जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से देखेंगे वो एब्जॉर्ब हुई है। मतलब मैंने बताया था इससे पहले कि हर सब्सटेंस में, हर मटेरियल में नेचुरली यानी कुदरती चीज़ें जो परमानेंस है उसकी वो शामिल होती है। परमानेंस क्वालिटी जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे एक लकड़ी की जो रियल क्वालिटी होती है वो परमानेंटली उसमें इनहेरेंट है, वो जिसको गॉड ने खुद बिफोर इट वाज ग्रोइंग अप वो डाल दिया था। तो ये जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं इट डज़ नॉट विलिंगली लेट एनी ब्यूटीफुल थिंग पेरिश, मतलब किसी भी खूबसूरत चीज़ को पेरिश नहीं होने देता क्योंकि वो परमानेंट है, उसको बिगड़ने नहीं देता। तो और ये हो सकता है कि वो जो आर्टिस्टिक वे ऑफ डीलिंग विद द मटेरियल्स जो होता है वो एक कह सकते हैं एनहांसमेंट ऑफ लाइटनिंग, एनहांसमेंट ऑफ ब्राइटनेस, एनहांसमेंट ऑफ ब्यूटी ये क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो यूजलेस नहीं हो सकता। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से और जो हम राइटिंग करते हैं उनसे। तो कौन ज़्यादा आउटलिव होता है, आउटलिव का मतलब ज़्यादा टाइम तक जो एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि दिस इज़ इवन मोर ट्रू ऑफ इट्स सॉन्ग्स दैन ऑफ इट्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर, यानी कि जो मटेरियल थिंग्स होती हैं उनमें उसकी जो परमानेंट क्वालिटी होती है, तो वो अगर हम उसके बारे में बात करें तो सॉन्ग्स जो होते हैं उसके बारे में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, मान लीजिए हम जो भी कोई सॉन्ग्स लिखते हैं तो उसमें परमानेंस की क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा सच साबित होती है इन कंपैरिजन टू द पेंटिंग एंड स्कल्पचर। क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि पेंटिंग जो होती है वक्त के साथ साथ वो फेड करने लगती है, और स्कल्पचर का भी यानी मूर्तिकला जिसे बोलते हैं ये भी धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होने की कगार पे पहुंच जाता है। बट उसकी जो विजुअलाइजेशन है, जो रियलाइजेशन ऑफ द शेप, साइज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्कल्पचर वो हमेशा इंसान की लाइफ में कायम रहता है। लेकिन सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स को बताया गया है ज़्यादा ट्रूअर है। दाओ permanence is a quality we should hardly expect in the present deluge of books and magazines pouring day and night from our presses in the name of literature। यहाँ पर ये बताया गया है कि परमानेंस जो कि क्वालिटी है, हम शायद ही आज के ज़माने में जो तमाम बुक्स और मैगजीन्स चल रही हैं डे टू नाइट, जो हमारे प्रेस से निकल रही हैं, प्रेस का मतलब समझते हैं आप, जहाँ से बुक्स प्रिंट होती हैं, वहाँ से जितनी भी किताबें निकल रही हैं, लिटरेचर के नाम पे जितनी किताबें निकल रही हैं वो सारी की सारी इस तरह की हैं कि हम उन किताबों से बामुश्किल यानी मुश्किल से ही हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इसमें कोई परमानेंट क्वालिटी होगी, क्योंकि
जो हायर स्टैंडर्ड्स होते हैं परमानेंट क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, वो शायद आज की किताबों में नहीं है। उसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर कंपैरिजन आगे एक पैराग्राफ में किया गया है। पानी एक रिवर से किया गया है, जहाँ का पानी उसमें कुछ गंदा और कचरा होता है। तो जो बताया गया इसमें कि जो सॉलिड मटेरियल लाइक जो मड होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो स्कम होता है वो मतलब लाइट डर्टी वाटर या लाइट डर्टी थिंग्स मटेरियल्स वो सीधे ऊपर चले आते हैं, झाग जिसे कहते हैं। तो जो जिसमें वज़न होता है वो नीचे चला जाता है, वो परमानेंटली सेट हो जाता है। लेकिन वो जो लाइट होता है वो छट के किनारे हो जाता है, यानी ख़राब चीज़ों को छांट के किनारे कर देता है, अच्छी चीज़ों को अंदर रख लेता है। तो उसमें परमानेंस नज़र आता है। तो इसमें बताया गया है कि पोरिंग डे एंड नाइट फ्रॉम आवर प्लेस इन द नेम ऑफ लिटरेचर। तो बहुत सारी किताबें और मैगजीन जो हैं वो हमारे लिटरेचर के नाम पर निकल रही हैं दिन रात, और हम उनसे शायद ये उम्मीद कर सकें। यहाँ पे एक वर्ड आया है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ का मतलब है यहाँ फ्लड से फ्लड का मतलब जब पानी का बाढ़ आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो उसी को कहते हैं डेल्यूज। लेकिन यह किताब और मैगजीन के साथ डेल्यूज वर्ड का यूज़ करने का मतलब है कि ह्यूज क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसी में आगे इन कंटिन्यूअंस विद द पैराग्राफ, बट दिस प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी बुक्स इज़ नॉट मॉडर्न एज वी सपोज। जैसा कि हम ये मान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत सारी किताबों के साथ जो नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारी किताबों के साथ जो है ये कोई मॉडर्न नहीं है। It has been a problem ever since Caxton brought the first printing press from Flanders 400 years ago, and in the shadow of which Mr. Abbey opened his little shop and advertised his wares as good and cheap. बताया गया ये प्रॉब्लम कोई नई बात नहीं है, कोई मॉडर्न नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से ये जब से कैक्सटन फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लाए थे फ्लैंडर्स से। फ्लैंडर्स क्या है? फ्लैंडर्स बेल्जियम का एक शहर है जहाँ से सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस होने का दावा किया जाता है। ये वहाँ से लगभग 400 साल पहले वहाँ से ओरिजिन हुआ था, जब ये कैक्सटन चूँकि 1476 में ये कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की थी, लेकिन इससे पहले 400 साल पहले की बात की जा रही है कि वो वहाँ पे उसका इन्वेंशन हो चुका था। बताया जा रहा है बेल्जियम में फ्लैंडर्स शहर में। और एक और बात आती है जर्मनी में जो प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ था वो गुटेनबर्ग ने किया था, 1440 में किया था। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ बताया गया ये 400 साल पहले देखा जाए पीछे तो फ्लैंडर्स शहर में जो प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया गया था, और इस चीज़ को कैक्सटन ने 1476 में जाके इंग्लैंड में इस्टेब्लिश किया था। And in the shadow of Westminster Abbey opened his little shop. वेस्टमिंस्टर अबी के शेडो में उसने क्या किया, एक छोटी सी शॉप खोली और अपने वेयर्स को एडवर्टाइज़ किया। वेयर्स का मतलब माल होता है, जो चीज़ें होती हैं जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे वेयर्स कहते हैं। वेयर्स का सीधा अर्थ हिंदी में माल होता है, जो भी हम बेचते हैं। तो एडवर्टाइज हिज वेयर्स एज गुड एंड चीप, और मतलब उसका जो टाइटल किया अपने सामान का, अपने माल का, तो वो लिखा है गुड एंड चेपे। गुड का मतलब अच्छा, और चेपे का मतलब क्या होता है? देखिए, चेपे का दो अर्थ ले सकते हैं। चेपे एक स्पेनिश वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपने देखा होगा, एक वर्ड होता है चीप। चीप का मतलब सस्ता। तो मेरे कॉग्निशन में जो समझ में आ रहा है, तो ये चेप जो है लिखा गया है, हालांकि ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड विल इंक्रीज, यानी कि भगवान क्या करेगा, उसमें तरक्की करेगा, बढ़ावा देगा, इंक्रीज करेगा। तो चेपे का मुझे लगता है वहाँ से स्पेनिश वर्ड ही लिया गया है, क्योंकि वो जब माल बेचता तो उसके तरक्की होती, उसके मतलब इंक्रीज़ होता, उसके जो रेवेन्यू है उसका इंक्रीज़ होता। तो मुझे लगता है चेपे का सेंस यहाँ पर चीप सस्ता से भी हो सकता है, या फिर उसके इंक्रीमेंट ऑफ द प्रॉफिट से हो सकता है। Even earlier, 1,000 years before Caxton and his printing press, the busy scholars of the Great Library of Alexandria found that the number of parchments was much too great for them to handle.
अब अगर इससे पहले की बात करें, लगभग 1000 साल पहले की बात करें, जब कैक्सन प्रिंटिंग प्रेस नहीं लाया था, इससे पहले की बात करें, 1000 साल पहले की बात करें उससे, तो जो मिस्र है यानी अलेक्जेंड्रिया जिसे कहते हैं, वहाँ की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, बहुत बिजी स्कॉलर्स थे यानी कि अपने स्टडीज़ करने में, तो उन लोगों ने क्या किया, ये पाया कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ पार्चमेंट्स हैं। पार्चमेंट्स का मतलब होता है पत्तों पर लिखी गई किताबें, पार्चमेंट्स कहलाती हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ़ पार्चमेंट्स हैं, ये जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि बड़ी-बड़ी जो है पत्तों को ज़्यादा हैवी हो जाता था, और जो हम उसमें लिखा जाता था, जो मटेरियल्स होते थे, जो लिखा जाता था, जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, वो भी इन कंपैरिजन टू द बुक वी यूज़ इन मॉडर्न एज यूज्ड टू बी लेस, है ना? तो लेस हुआ करता था, बहुत कम, वर्ड्स कम होते थे और वेट उसका ज़्यादा हुआ करता था। तो उसने देखा कि उन लोग स्कॉलर्स ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो गया है, इसको कैरी करना, हैंडल करना, ले जाना। एंड नाउ व्हेन वी प्रिंट मोर इन अ वीक देन ऑल द अलेक्जेंड्रियन स्कॉलर्स कुड कॉपी इन अ सेंचुरी। कहा गया है कि जो एक हफ्ते में हम जितना ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं किताबों को, उस समय के अलेक्जेंड्रियन स्कॉलर जो थे वो एक सेंचुरी में उतना कॉपी कर सकते थे। मतलब जितना वो 100 साल लगाते थे कॉपी करने में, उतना आज हम क्या करते हैं, एक हफ्ते में ही उतना प्रिंट कर देते हैं, वो भी उससे ज़्यादा। इट वुड सीम इम्पॉसिबल दैट एनी प्रोडक्शन कुड बी परमानेंट। और यह लगता था कि बहुत असंभव सा लगता था, मतलब नामुमकिन लगता था कि कोई भी प्रोडक्शन परमानेंट भी हो सकता है। यानी कि चूँकि जो पार्चमेंट होता था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे उसमें क्रैक्स आने लगते थे, और क्रैक के साथ-साथ उसको फिर प्रिज़र्व करना बड़ा मुश्किल होता था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने से एक कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए। वो ये कि अब उसे लॉन्ग लास्टिंग किया जा सकता है, लंबे समय तक रखा जा सकता है। अब that any song or story could live to give delight in future ages। मतलब कहा जा रहा था कि इसमें इतना असंभव सा लग रहा था कि कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी टेक्स्ट परमानेंट हो भी सकता है, कि कोई सॉन्ग हो या स्टोरी हो, वह फ्यूचर एज में भी मतलब रहे, लाइफ में रहे और लोगों को आनंदित करता रहे। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि फ्यूचर में भी वो चीज़ अपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी या नहीं रहेगी, और लोगों को डिलाइट करेगी या नहीं, या आनंदित करेगी या नहीं करेगी। तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। बट लिटरेचर इज़ लाइक अ रिवर इन फ्लड। तो लिटरेचर को बताया गया है एक नदी है जो कि फ्लड में, बाढ़ में, विच ग्रेजुअली प्योरीफाइज इट्सेल्फ इनटू वेज। ये अपने आप को प्योरीफाई करती है दो तरह से। कैसे? द मड सेटल्स टू द बॉटम। पहला है कि मड जो है वो बॉटम में सेटल हो जाता है, जैसा कि अभी मैं इसने इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि जो कीचड़ होती है ना, वो बॉटम में सेटल हो जाती है, नीचे जाके बैठ जाती है। एंड द स्कम राइजेस टू द टॉप। और जो उसके जो मल होते हैं, जो लाइट स्कम, झाग वगैरह होते हैं, वो ऊपर टॉप पे चले जाते हैं। तो व्हेन वी एग्जामिन द राइटिंग्स दैट बाय कॉमन कंसेप्ट कंस्टिट्यूट आवर लिटरेचर, यानी कि ऐसी राइटिंग्स जिस पे हम आम इंसानों की धारणा सेट होती है, जिसको हम वैल्यू देते हैं, वो क्या करते हैं, लिटरेचर का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। यानी लिटरेचर तो तैयार हो गया कि हमने सबने उसको मान्यता दी है। द जैसे जैसे आपने देखा कि जो वज़न चीज़ है, मड है, वो नीचे जाके सेट हो गया, लेकिन इसकम जो ऊपर चला गया, छांट दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ज़रूरत नहीं है, जो छांट के किनारे कर दिया। अच्छी चीज़ को रख लिया, परमानेंटली सेट कर दिया, लेकिन जो चीज़ नहीं है उसको छांट के किनारे कर दिया। इसी तरह से लिटरेचर भी प्योरीफाई होता है। जो चीज़ें कॉमन कंसेंट से कंस्टिट्यूट हो जाती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं और हमेशा के लिए उसे याद रखा जाता है। और द क्लियर स्ट्रीम प्योरीफाइड ऑफ इट्स ड्रॉज। तो ये बताया जा रहा है जैसे एक साफ पानी की धारा वो अपने ड्रॉस को प्योरीफाई करती है। ड्रॉस का मतलब कीचड़, मतलब वही मल या गंदी चीज़ें जैसे प्योरीफाई करती हूँ उससे। वी फाइंड एटलीस्ट 2 मोर क्वालिटीज़। हम 2 और क्वालिटीज़ पाते हैं, विच वी कॉल द टेस्ट ऑफ लिटरेचर, जिसे हम टेस्ट ऑफ लिटरेचर कहते हैं।
एंड विच डिटरमिन इट्स परमानेंस, जो कि इसके परमानेंस को डिटरमिन करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसकी जो परमानेंट क्वालिटी है, जो अस्थायित्व की जो क्वालिटी विशेषता है, इसको वो निर्धारित करते हैं। ऐसे दो क्वालिटीज़ और देख सकते हैं। तो टेस्ट ऑफ लिटरेचर में गाइज हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए इसमें दिया है यूनिवर्सलिटी। इसमें क्या है, दो क्वालिटीज़ वो कौन कौन सी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ये यूनिवर्सलिटी है और दूसरा है स्टाइल। तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही, मतलब पर डे कोशिश करता हूँ ये वीडियो अपलोड करूँ। और इसके बाद फिर पहला चैप्टर इसका शुरू होगा, जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर होगा। तो गाइस जो भी देख रहे हैं, जो भी मतलब फुर्सत से इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहते हैं और मगअप करना चाहते हैं इस लिटरेचर के बारे में, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और कोशिश करिए कि पर डे इसको देखने की कोशिश, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए भारी और चैलेंजिंग हो जाएगा। फिर सारी वीडियोज़ एक टाइम पे देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करिए पर डे देखिए। हमारा भी बस इतना ही मोटिव और ऑब्जेक्टिव है वीडियो बनाने का, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, एक एक बुक की तैयारी करना, लिटरेचर में आपको साथ में लेके चलना है, एंड देयर इज़ नथिंग एल्स, और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। हमारा काम ये भी नहीं है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर मेरे वीडियो को प्रमोट करें। आई नीड नॉट रिक्वायर, मुझे ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की, बिल्कुल रिक्वायर नहीं है। सिर्फ कि आपका सपोर्ट मिलता रहे, कि आप कमेंट करते रहें कि सर इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, इस पे बनाना है, या जो भी करना हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा बुरा जो भी इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन in the next video. Till then, bye bye.